The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप शो। भारत के इतिहास में दिलचस्प चुनावों का लंबा सिलसिला रहा है, लेकिन बिहार जैसा चुनाव और बिहार जैसी गिनती के उदाहरण कम ही देखने को मिले हैं। देर रात तक नतीजे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन बिहार के नतीजों ने जिस तरह लोगों को टीवी और फ़ोन की स्क्रीन से चिपकाए रखा, उसकी आने वाले वक्त में मिसालें दी जाएंगी। मेरी तरह बुलेटिन लिखने वाले प्रोड्यूसर्स परेशान हो गए कि कॉपी में क्या लिखें क्या नहीं, लेकिन एक दिन बाद अब सब साफ है। 125 सीटों के दम पर एनडीए बिहार में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन क्या उनके पास अपने फैसले लेने की पुरानी आज़ादी रहेगी? वो कब तक इस पद पर रहेंगे? भाजपा नई सरकार में अपनी बढ़ी हुई जगह को किस तरह क्लेम करेगी? तेजस्वी यादव जो सीएम बनते बनते रह गए, वो अगले 5 साल क्या करेंगे? और क्या इन बातों का कोई मतलब है कि एआईएमआईएम बिहार में चुनाव न लड़ती तो महागठबंधन जीत जाता? इन सारे सवालों पर सिर धुनेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाएंगे दिन का वीडियो। चुनावी शोर खत्म हो चुका है। फिर वहां लौटते हैं जो हमारे देश के कई हिस्सों की स्थायी तस्वीर है। वो तस्वीर जिसे चुनावी मुद्दा बताया तो गया, पर चुनाव आकर चले जाते हैं और इन मुद्दों के वीडियो सामने आना बंद नहीं होते। एक महिला अपने बीमार पति को कंधे पर लाद कर अस्पताल ले जा रही है क्योंकि उसे स्ट्रेचर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल के गलियारे में वो चक्कर काट रही है। इस महिला का नाम शोभा है। मूल रूप से अमेठी की रहने वाली हैं। उनके पति राधेश्याम बीमार पड़े तो अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि यहां उनकी मदद नहीं की गई, स्ट्रेचर नहीं मिला। हाँफते हुए और चेहरे पर बेबसी लिए महिला ने क्या कहा, देखिए। क्या नाम है आपका? कौन है ये जिसको आप लेके आई हैं? हाँ? क्या हुआ इनको? सर जो पेड़ पर से गिर गए थे। हाँ। 25 मार्च को टूटा था फूला, तो हमने जो सब दिखाया, पैसा था 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन खत्म हो जाता, ऑपरेशन कराया। वही वजह यहाँ तो पैर और आवाज़ एकदम चली गई। क्या अभी आपको अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं सर, कोई मदद करने नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं। हमारे कोई नहीं है, एक लड़की है हमारे। नहीं, यहाँ डॉक्टर या वार्ड बॉय कोई नहीं मिला? नहीं सर। कहाँ घर है आपका? हमारा कमेटी घर पर मगर रहता है। आपके बच्चे नहीं हैं? एक लड़की है। इस बदइंतजामी के बावजूद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पीपी पांडेय ने कहा कि अस्पताल में 5 या 6 स्ट्रेचर रहते हैं और मरीज 500 आते हैं। पूरी लापरवाही से उन्होंने ये कहा कि महिला ने इंतजार नहीं किया होगा। आप खुद सुनिए। स्ट्रेचर न मिलने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे स्ट्रेचर तो सीमित संख्या में होते हैं, 6, 8, 10 होते हैं। मरीज आते हैं 500, 1000 के। उसमें जैसे कोई स्ट्रेचर लेकर गया है और मरीज को कहा गया भाई 10 मिनट रुको, अभी स्ट्रेचर आ जाएगा तो लेके जाइएगा। जो इंतज़ार नहीं करते लोग फिर अपना ऐसा लेके जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि स्ट्रेचर ना मिले। इमरजेंसी के सामने सर कोई हेल्प करने भी नहीं आया, कोई वार्ड बॉय भी नहीं आया उसकी मदद के लिए? भाई हेल्प मांगी जाएगी तभी तो मिलेगा, उस तो बताती किसी से। अब कोई आए अपने मरीज लेकर कहीं चला जाए, वह इमरजेंसी में 2 वार्ड बॉय, 1 फार्मासिस्ट, 1 स्वीपर, इसी का इतना ही स्टाफ रहता है। और इमरजेंसी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। जब तक कोई हेल्प मांगेगा नहीं किसी से, तब तक इतना रश में हर आदमी को ये अटेंड कर पाना मुश्किल रहता है। कौन आया कौन गया, ये स्थिति है। बाकी अगर हेल्प मांगता है कोई, तो ऐसा नहीं कि उससे हेल्प ना मिले। आपने महिला से सुना कि उसने पति के ऑपरेशन के लिए लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर लिया, और अधिकारी महोदय बता रहे हैं कि एक स्ट्रेचर का इंतजार उससे हुआ नहीं। क्या ही विडंबना है। इन सरकारी लफाजियों और बदइंतजामी से आगे बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं।
पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 44,281 नए मामले सामने आए देश में और 512 मरीजों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 86,36,012। एक्टिव मामलों की संख्या है 4,94,657 और ठीक हुए मरीज हैं 80,13,784। कुल मौतों का आंकड़ा भी जान लीजिए 1,27,571। अगली सुर्खी, और यही हमारी आखिरी भी सुर्खी है, केंद्र सरकार के एक फैसले से बनी है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत इन 10 क्षेत्रों को 1,46,000 रुपए के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से सरकार ने यह फैसला किया है। सुनिए जावड़ेकर से कि किन किन क्षेत्रों को ये राशि मिलेगी। केवल मैं 10 सेक्टर बताता हूं, फिर दूसरा विषय, और दोनों विषय आर्थिक है संबंधित, तो फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन शी इज हियर आपके सवालों का जवाब भी वो देगी। तो इसमें एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी है 18,100 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन पीएलआई है, जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलेगा 4%, 5%, 6%। तो ये डायरेक्ट उत्पादन के बाद ही मिलेगा, निवेश के बाद मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 57,000 करोड़ रुपए, फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स 15,000 करोड़ रुपए, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग 12,000 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल 10,000 करोड़ रुपए, फूड प्रोडक्ट्स 10,000 करोड़ रुपए, सोलर फोटोवोल्टिक 4,500 करोड़ रुपए, एसीज एंड एलईडीज 6,200 करोड़ रुपए और स्पेशलिटी स्टील 6,300 करोड़ रुपए। कहने का मतलब है कि देश में उत्पादन बढ़े, भारत उत्पादन का हब बने, यहां से निर्यात बढ़े, क्योंकि देश की मांग जितनी है वो तो उत्पादन होता, लेकिन उससे ज्यादा उत्पादन होगा तो बाहर जाएगा, और सभी प्रकार के उत्पादन बढ़ेंगे तो निर्यात भी कम होती है, आयात कम होती है, और उसके साथ साथ रोजगार बढ़ता है। तो ये समाज के सभी वर्गों के और सभी क्षेत्रों के फायदे का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों को छोड़ दें तो एनडीए गठबंधन पूरे दिन आगे ही रहा और अंतिम नतीजों में विजेता भी घोषित हुआ। एक बार आपको आंकड़े बता देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। भाजपा और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिली है 125 सीटें। इन 125 में से भाजपा की हैं 74, जदयू की 43, विकासशील इंसान पार्टी 4, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर 4, ये जीतन राम मांझी की पार्टी है HAM। राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को मिली 110 सीटें। इनका भी ब्रेक आपको बताते हैं। राजद 75, ये सबसे बड़ी पार्टी रही है बिहार चुनाव में। कांग्रेस 19, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन भाकपा माले 12, CPI 2 और CPM 2। इस बार गिनती में एक नई चीज हुई। चुनाव आयोग ने नियमित अंतराल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बार बार प्रेस के सामने आकर इस बात को साफ किया कि नतीजे क्यों देरी से आ रहे हैं। वजह दी गई कोरोना संक्रमण के चलते जो सावधानियां बरती गई थी उनको। ये बताया गया कि गिनती पहले से ज्यादा जगहों पर हो रही है और पहले से ज्यादा चरणों में हो रही है। तो पूरे दिन महागठबंधन इस आस में रहा कि जो 10-15 सीटों का फर्क उनको नजर आ रहा था वो गिनती आगे बढ़ने के साथ कम हो जाएगी। ये उम्मीद इस बात से नत्थी थी कि 2 दर्जन सीटों पर देर शाम तक पहले और दूसरे नंबर पर चल रहे प्रत्याशी के बीच 1000 से भी कम वोट का फासला था। आरजेडी नेता मनोज झा ने बार बार प्रेस के सामने आकर कहा कि नीतीश प्रशासन चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर रहा है। सुनिए उनके आरोप। ये जो जनमत को के अपहरण की कहानी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते रच रहे हैं ना, जनमत के अपहरण की जब जब कोशिश होती है तो बहुत
तो बहुत बार दिक्कत होती है लोगों को। चुनाव आयोग को पता है, हमने कहा कि आपको इंटरवीन करना है। अगर चुनाव आयोग की गरिमा को इस प्रकार प्रशासन के लोग ठेस पहुंचाएंगे तो कल को तो सीबीआई से ही चुनाव करवा लें, ये वही बेहतर होगा। पूरा नियंत्रण रहेगा, या आधा अधूरा नियंत्रण किस काम का। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वो हर एक मामले की जांच करेंगे, एक एक केस की, ये उन्होंने आश्वासन दिया। मनोज झा जीत का दावा करते रह गए, लेकिन इससे ट्रेंड नहीं बदला। मामला इतनी देर तक करीबी बना रहा तो विश्लेषकों ने कुछ देर तक ब्रेक लेना समझा, क्या पता कुछ बोल जाए और बाद में मामला ही पलटे। लेकिन अब तो बात की जा सकती है। दिल ललन टॉप की 4 टीमों ने महीने भर पूरे बिहार में घूम घूम कर ग्राउंड रिपोर्ट्स की है, अनुभव इकट्ठा किया है, और इसी के बल पर हम आज बिहार के नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की, जो आज सुबह से सुर्खियों में है, उसकी खूब बात हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, AIMIM 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2015 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना खाता बिहार में नहीं खोल पाई थी। उपचुनाव में जाकर उनको एंट्री मिली। वहां पे ओवैसी 5 सीटें इसीलिए जीते क्योंकि उन्होंने अपना फोकस बना के रखा। वो सीमांचल के बहुसंख्यक मुस्लिमों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि कांग्रेस और RJD हर बार भाजपा JDU का डर दिखाकर वोट तो बटोरते हैं, फिर भी सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका बना हुआ है। हैदराबाद के पूर्व मेयर और ओवैसी के विश्वस्त माजिद हुसैन ने 2 महीनों तक सीमांचल में कैंप किया। आखिरी 10 दिनों में ओवैसी ने सीमांचल में 50 के करीब रैलियां भी की, जिससे मोमेंटम बना। तो AIMIM ने अपने एम्बिशन को चेक में रखा, अपना फोकस एरिया तय किया और लक्ष्य पाने के लिए मेहनत की। पार्टी सूत्रों का दावा है कि पार्टी का एस्टिमेट भी 3 से 5 सीटों के बीच ही था, तो ये चुनाव AIMIM के लिए अच्छा रहा है। रही बात AIMIM को वोट कटवा बताने की, तो ये बहुत हल्का तर्क है। ये कहा जा रहा है कि अगर AIMIM ये चुनाव न लड़ती तो RJD 10 से 11 सीटें और ले आती और महागठबंधन की सरकार बनती। चुनाव सबके लिए खुला है। AIMIM अपने पारंपरिक इलाकों से बाहर निकलकर पकड़ बनाना चाहती है, तो इसके लिए उसे कोसा नहीं जा सकता। वोट कटवा अगर कुछ होता भी है तो AIMIM उसकी परिभाषा में फिट नहीं बैठती है। बिहार के जो हालिया चुनाव हुए हैं उनके संदर्भ में जो कह रहे हैं कि AIMIM ने वोट काट दिया, उन्हें इस ऊर्जा को चुनाव से पहले अपनी पार्टी के प्रचार में खर्च करना चाहिए था। ऊर्जा की बात चली है तो फिर सारी बातें रोककर चिराग पासवान की बात करनी होगी। ऊर्जा के प्रदर्शन के मामले में वो सबसे आगे रहे। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, पंचिंग अबव वंस वेट, माने क्षमता से बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेना, एक तरह की बेवकूफ़ी जिसमें थोड़ा अंश दुस्साहस का भी होता है। चिराग पासवान ने पानी पी पी कर नीतीश को कोसा और मोदी के लिए प्रेम का इजहार किया। बावजूद इसके वो सीटों की गिनती में सबसे पीछे खड़े हुए। अगर आप प्लूरल से उन्हें आगे मानने को तैयार हों तो ये बात चेंज हो सकती है, सबसे पीछे प्लूरल से। खैर, उनकी पार्टी 1 सीट जीती है। अगर NDA गठबंधन 122 के आंकड़े के करीब आकर रुक जाता तब हो सकता था कि चिराग पासवान किंग मेकर हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूबे में जो 5.66% वोट उन्हें मिला है वो सीधे JDU के खाते से गया है। चिराग ने भाजपा के खिलाफ कोई कैंडिडेट भी नहीं उतारा था, तो थोड़ी छूट लेकर ये कहा जा सकता है कि JDU के संदर्भ में चिराग पासवान वोट कटवा हो सकते हैं। ये हमारे शब्द नहीं है, टिप्पणीकारों के हैं। वैसे हम इस बात को दोहराएंगे यहाँ भी कि चुनाव लड़ने के लिए किसी को कोसा नहीं जाना चाहिए। चिराग पासवान ने चुनाव खुले तौर पर नीतीश के खिलाफ लड़ा था, तो JDU के प्रदर्शन ने उनका एक मकसद तो पूरा कर दिया। JDU अब भाजपा के बरक्स छोटी पार्टी है बिहार में, लेकिन इस मेहनत को चिराग तुरंत भुना पाएंगे इसमें संशय है, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर के पीछे महज एक विधायक है। केंद्र में उन्हें तुरंत कोई जगह मिल जाए इसमें संशय है, क्योंकि अगर उन्हें रामविलास पासवान कोटे से भी कुछ देने की बात होती है तो JDU के पास ये कहने का मौका होगा कि जिसने सूबे में हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस शख्स को भाजपा अपने घर में जगह दे रही है। चिराग अब पूरी तरह भाजपा के रहमो करम पर हैं। युवा नेतृत्व की लीग पकड़ते हुए वो हो सकता है तेजस्वी के पास जाएं, लेकिन इसकी संभावना कम बताई जाती है। ज़्यादा संभावना इसी की है कि अभी कुछ वक्त चिराग हाशिए पर से नीतीश का विरोध करते रहेंगे और PM मोदी का गुणगान। चिराग के साथ हमने नाम लिया था तेजस्वी का, तो अब उनकी बात करते हैं। उन्हीं की बात से नत्थी है RJD की बात भी। तेजस्वी खुद ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर वो जीत के इतने करीब पहुंचकर रुक कैसे गए। आइए उनकी मदद करते हैं। तेजस्वी से पहली चूक हुई सोशल कॉम्बिनेशंस को साधने में। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को वो अपने पाले में नहीं रोक पाए। बिहार जैसे करीबी मुकाबले में उनके लिए हर वोट कीमती होना चाहिए था, चाहे उसकी राजनीतिक हैसियत आप कुछ कम ही क्यों ना आंकते हों।
फिर आती है सीट शेयरिंग। ये सुनते सुनते आप थक गए होंगे कि तेजस्वी को कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि इस बात में दम नहीं है, लेकिन यह भी याद रखा जाए कि कांग्रेस के हिस्से में आई सीटें राजद के लिए भी मुश्किल सीटें थी। तो इस बात को कहते हुए सतर्कता बरती जाए कि तेजस्वी को चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था। उन्होंने लेफ्ट का साथ लेकर बिल्कुल सही फैसला लिया और लेफ्ट ने अपने हिस्से की सीटों पर अच्छा प्रदर्शन भी किया, जिससे उनकी प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स अब कुछ दिन के लिए फिक्स हो गई है, वो चलती रहेगी। टिप्पणीकारों ने ध्यान दिलाया है कि तेजस्वी के सभाओं में जिस तरफ भीड़ उतर रही थी, उसने दो चीजें की। एक तो उन्होंने भाजपा को सतर्क कर दिया, जिसने अपना प्रचार और मजबूत किया। फिर दूसरे और तीसरे चरण के वोटर के दिमाग में ये बात आ गई कहीं से कि अगर वाकई महागठबंधन चुनाव जीतता है और तेजस्वी सीएम बनते हैं तो क्या चीजें पहले की तरह हो जाएंगी। कितना पहले? नीतीश कुमार से पहले। तेजस्वी ने अपने प्रचार में अपने माता पिता के राज का जिक्र कुछ सोचकर ही नहीं किया था। बावजूद वो अपने वादों से पुराने वक्त की शिकायतें पूरी तरह मिटा नहीं पाए। इसकी एक वजह ये रही कि तेजस्वी चुनाव से ठीक पहले जाकर एक्टिव हुए। उससे पहले उन्हें मैदान पर इतना नहीं देखा जाता था। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि तेजस्वी अब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती की भी छांव से बाहर आ गए हैं। आरजेडी अब तेजस्वी यादव की पार्टी है। जो उनके नेतृत्व में नहीं रहना चाहता है, उसे अपने रास्ते अलग तलाशने होंगे। बिहार में कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों की बैसाखी के सहारे रहती है, यह आपने खूब सुना होगा। अब यह कहा जाने लगा है कि पार्टी अपने सहयोगियों के लिए बोझ बनती जा रही है। पार्टी के पास बिहार में पूरे सूबे में पकड़ रखने वाले नेताओं का नितांत अभाव है। प्रचार के दौरान पार्टी गैर मौजूद सी लगी। राहुल गांधी जरूर आए, लेकिन उनके आने को जनता ने कितना महत्व दिया, ये इस वाकये से आप समझ सकते हैं। बिहारीगंज सीट से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। संयोग की बात है, शरद यादव एनडीए के संयोजकों में से थे। राहुल ने उनके प्रचार के लिए सुनिए क्या कहा था तब। शरद यादव जी ने मुझे सिखाया हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, शायद उससे ज्यादा किसी ने नहीं मुझे सिखाया। और आज मैंने उनकी बेटी से कहा, आपने देखा होगा कि मैं स्टेज पे उनसे बात कर रहा था। आज मैंने उनकी बेटी से कहा, देखो तुम्हारे जो पिता आज अस्पताल में हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। एक प्रकार से हमारे इतिहास में वो मेरे गुरु हैं, और अगर वो मेरे गुरु हैं तो तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये अब मैं आपसे, मैंने ये किसी और से नहीं पूछा है, मैंने ये बात बिहार के चुनाव में किसी और भाषण में नहीं कही है जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। मैं आपसे गारंटी चाहता हूं कि शरद जी की बेटी को आप चुनाव जिताओगे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए और शरद यादव जी जो आपके नेता हैं उनके लिए कह रहा हूं। सुभाषिनी ये चुनाव हार गई है। खैर, कांग्रेस के बाद अब बात की जाए नीतीश कुमार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की बात पर भरोसा किया जाए तो नीतीश ही सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन 2015 से 2020 के बीच नीतीश ने बस खोया है। लंबे वक्त से सत्ता में रहते हुए उन्हें तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही थी। फिर पिछले कुछ दिनों में उनके सुशासन बाबू की छवि को नुकसान पहुंचाए। कई मिसालें हैं, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस, चमकी बुखार, पटना की बाढ़ और कोरोना संक्रमण में प्रवासियों की दुर्गति। युवाओं और नीतीश के बीच अब एक दूरी है। यही वजह रही कि चिराग पासवान उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी पाए। नीतीश के बाद पार्टी में नेताओं और संगठन की नितांत कमी है, इसीलिए जदयू का स्ट्राइक रेट इतना खराब आप देखते हैं। इस चुनाव में जदयू ने जितनी सीटें लड़ी थी उसमें से सिर्फ 37% सीटें वो जीत पाई, जबकि भाजपा 65% सीटों पर जीत गई। अब नीतीश अपने कैबिनेट में उतने मजबूत नहीं होंगे, उन्हें भाजपा के लिए ज्यादा जगह छोड़नी होगी। क्या नीतीश को मुख्यमंत्री बनने का नैतिक अधिकार है? इस तरह की बातें फ्रेम की जा रही हैं और इन्हें खूब हवा भी मिल रही है। टिप्पणीकार तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश को समय रहते अपने लिए कोई एग्जिट प्लान सोच कर रखना चाहिए।
अब बात की जाएगी भाजपा की। बिहार में भाजपा की उंगलियां इस वक्त घी में हैं और सिर कढ़ाई में। वो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उससे एलजेपी के अब नखरे भी नहीं सहन करने पड़ेंगे। वो अब उस स्थिति में है कि दूसरे भाजपा शासित सूबों की तरह ही बिहार में भी दिल्ली से मंत्री बनवा सके। भाजपा अपने लिए यकीनन कैबिनेट में ज्यादा जगह चाहेगी। बिहार में पार्टी किसके चेहरे पर दांव लगाएगी, बस ये देखना अभी बाकी है। चेहरे की बात जब हम करते हैं तब हम भाजपा के चेहरे की बात करते हैं। इतना तय है कि बिहार में किसी का तो अप्रेजल होने वाला है। इस बार भाजपा जिस तरह आक्रामक होकर लड़ी है, उससे यह साफ है कि वो पीएम मोदी के चेहरे में भरोसा करती है, लेकिन साथ ही ये समझती है कि चुनाव में पब्लिक डिलीवरी का अपना महत्व है। पब्लिक डिलीवरी और उसके साथ आपकी इमेज, आपकी पॉलिसीज, आपके प्रशासन को एसोसिएट करना, ये बड़ा काम आता है। अब तक बिहार में सब जगह जो काम हो रहा था उसका क्रेडिट सीधे नीतीश को जाता था। भाजपा उस जगह अब अपने किसी नेता की तस्वीर चाहती है और इस राह पर वो बढ़ भी गई है। आने वाले वक्त में आप बिहार कैबिनेट में भाजपा के मंत्रियों के कामों का जिक्र कुछ ज्यादा सुने तो चौंकिएगा मत। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जॉर्ज ऑरवेल ने एक उपन्यास लिखा था 1984। इसकी एक लाइन है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये उपन्यास सरकारों की तरफ से मास सर्विलांस यानी बड़े स्तर पर लोगों पर नजर रखना और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी थीम पर टिप्पणी करता है। उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि यह दिन ब दिन और प्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि आज दुनिया भर में सत्ताएं बड़े आराम से लोगों और उनके डेटा पर नजर रख सकती हैं और कंट्रोल कर सकती हैं कि वो क्या देखें और क्या सोचें। सरकारें आपके मोबाइल की स्क्रीन पर झांक रही हैं। इस सारी बहस एक बार फिर शुरू हुई जब केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन लोगों की नज़र से गुजरा। इसमें कहा गया है कि अब डिजिटल मीडिया, फिल्म और ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। इनमें ऑडियो विजुअल कार्यक्रम शामिल है, मतलब इन पर निगरानी रखी जा सकेगी और इन्हें कंट्रोल किया जा सकेगा। ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आते हैं और डिजिटल मीडिया में आप अपने चहेते दिल ललन टॉप को ही ले सकते हैं। 9 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस फैसले को नोटिफाई कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला संविधान के आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 की शक्तियों के तहत लिया है। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में संशोधन करके इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया है। अब आपको बताते हैं कि पहले से इस तरह की निगरानी को लेकर क्या व्यवस्था है। फिलहाल अलग अलग मनोरंजन और न्यूज़ प्रोवाइडर्स पर नजर रखने के लिए कई स्वायत्त, सरकारी और सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाएं हैं। मसलन प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, टीवी न्यूज़ के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBSA, फिल्मों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। इसे लोग आम बोलचाल में सेंसर बोर्ड कह देते हैं, जबकि ये काम नहीं, इसका मैंडेट सेंसर करना नहीं है, फिर भी ये होता है। टेलीविजन एंटरटेनमेंट मतलब सीरियल वगैरह, रियलिटी शो के लिए ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC होता है। ऐसे ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है। हालांकि अगर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत किसी प्रोग्राम कोड का उल्लंघन हो तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास भी पहले से ऐसी व्यवस्था है कि वो समाचार और गैर समाचार टीवी चैनलों को हड़का दे। पिछले साल यानी नवंबर 2019 में सरकार रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल लेकर आई थी, जो 150 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को रिप्लेस करता था। पहली बार इसमें ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने का प्रयास किया गया। डिजिटल मीडिया को परिभाषित करते हुए कहा गया, डिजिटल फॉर्मेट में ऐसे समाचार जिन्हें इंटरनेट पर कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क के जरिए टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स के जरिए संचारित किया जा सके। सुदर्शन न्यूज के कथित UPSC जिहाद वाले चर्चित केस में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था कई जगह लागू है, लेकिन वेब आधारित डिजिटल मीडिया पर कोई रोक टोक नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं। कई न्यूज़ वेबसाइट्स और YouTube चैनल के अलावा स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता कर रहे लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या वो इसे स्वीकार करेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं जब सरकारें महज ट्वीट के आधार पर पत्रकारों को जेल में डाल देती हैं। इस सब के बीच OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं था, क्योंकि ये मनोरंजन का सबसे नया माध्यम है। कोरोना के दौर में जब सिनेमा हॉल पर असर पड़ा तब OTT प्लेटफॉर्म्स की व्यूअरशिप में ज़बरदस्त उछाल देखा गया, लेकिन सेंसरशिप के समर्थक यहाँ की वेब सीरीज़ और फिल्मों में गालियों और सेक्स सीन की भरमार का हवाला देते रहते हैं।
और कहते हैं कि इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म से कहा था अब सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था लेकर आइए, लेकिन सितंबर महीने में सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स की प्रतिनिधि संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI की तरफ से दिए गए मॉडल पर नाखुशी जाहिर की। इस मॉडल को इसीलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि इसमें कोड ऑफ एथिक्स को परिभाषित नहीं किया गया था और प्रतिबंधित कंटेंट की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं थी। IAMAI से कहा गया कि NBSA और BCCC की तरफ से अपनाए गए मॉडल को वो स्टडी करें, देखें। इस नए फैसले का मतलब हो सकता है कि इन प्लेटफॉर्म्स को भी अब सर्टिफिकेशन और अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर वो चाहें तो सेंसरशिप की कैंची से बचने और अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। ये उनके पास ऑप्शन खुला है। नए सरकारी फरमान पर वेब सीरीज स्कैम 1992 और शाहिद अलीगढ़ जैसे फिल्मों के डायरेक्टर हंसल मेहता ने कहा कि ये फ्री स्पीच को नियंत्रित करने जैसा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फिल्म डायरेक्टर अलंकृत श्रीवास्तव ने कहा कि वयस्क नागरिक जिन्हें वोट देने का अधिकार है उन्हें बड़ी स्क्रीन या अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर जो वो देखना चाहें उसे देखने की इजाज़त होनी चाहिए। दर्शक की उम्र को लेकर कंटेंट का सर्टिफिकेशन ठीक है, लेकिन कंटेंट को सेंसर करना कहीं से भी ठीक नहीं है क्योंकि ये विचारों को सेंसर करने जैसा है। दिललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल आपके साथ फिर से रूबरू होंगे कुछ और खबरें लेके। तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।